जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट सेशन को, और बात करने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आपके लिए ये सीरीज होने वाला है। और एक बार आप ये लास्ट तक आप देख लेंगे, यहाँ से डेफिनेटली आपको कई सवाल एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। बताते कि यह दोनों एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हो। ये दोनों में आपको कह सकते हैं कि हेल्पफुल होगा, और दोनों में यहाँ से सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे। जब आप सवाल देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। लगभग इसमें हम 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आज, तो एक बार आप लास्ट तक देखेंगे, यहाँ से डेफिनेटली आपको नज़र आएगा फ़ायदा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक की लागत। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह अगर बता देती, या तो उत्पाद सिपाही में आपको सिलेबस दे रखा है, उत्पाद सिपाही में यह पढ़ना भी है, ठीक ना। तो उत्पाद सिपाही में दे रखा है खोटा गद्य पद्य संग्रह, जिसमें से कुछ कहानियाँ और कुछ आपको जो वो गद्य और पद्य दोनों का भाग में पढ़ना है उसमें। तो गद्य भाग भी पढ़ना है और पद्य भाग भी पढ़ना है। गद्य में से कुछ कहानी दे रखा है, जो लगभग आपको ये बता दें कि 14 कहानी लगभग इसमें दे रखा है। इसमें सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी है, लेख है, नाटक है, यात्रा संस्मरण है, कुछ कह सकते हैं कि जीवनी है। तो ये सारा चीज़ इसमें दे रखा है, और लगभग आपको 23 ठो जो वो कविता पढ़ना है। ये दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो लगभग आपके 37 ठो इसमें से कवर करना है। उसी प्रकार से एक और पुस्तक आपको पढ़ना है, दू डायर जिरुल फूल, जिसमें से आपको 15 कहानी पढ़ना है उसमें से, और 24 ठो कविता। तो ये दोनों मिला करके आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका पूछा गया है कि इसके प्रधान संपादक कौन है। तो इसका प्रधान संपादक आपका हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। ए के झा इसके प्रधान संपादक है। इसके अलावा उसके सहायक संपादक कई सारे हैं, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना, लेकिन प्रधान संपादक ही आपसे पूछा जाएगा। मांझो कहानी के लिखवैया के लागत। तो मांझो कहानी की अगर बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो है भुवनेश्वर साहू। और बता दें कि खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहली कहानी जो है वो है मांझो कहानी, जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। सोंध माटी किताबें के लेखक लागत। तो सोंध माटी आपने कई बार पढ़ा होगा, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। अगला सवाल है कि डॉक्टर बी एन औधार के लिखल कहानी का नाम बतावा। तो डॉक्टर बी एन औधार के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम है सोंध माटिक टाब। सोंध माटिक टाब, या तो कई जगह पे सोंध माटिक टान मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। ये दोनों चीज़ कई जगह पे टाब रहता है, कई जगह पे टान लिखा हुआ रहता है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचम महतो की लिखल कहानी हके। तो पंचम महतो के द्वारा लिखा हुआ इनमें से कौन सा कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डाइन। डाइन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी का अगर बात करें कि उबार मायके लोर, ये सब जो वो किसका है, तो ये आपने पढ़ा होगा, सोंध माटी कहानी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ दे रखा है। अगला सवाल है कि दीदी जी कहानी के लिखल हत। तो दीदी जी कहानी जो वो किसके द्वारा लिखा गया, तो यह पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि फरीश डहर कहानी संग्रह ककर किताब लागे। तो फरीश डहर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम महतो के द्वारा ही लिखा गया। यह एक कहानी संग्रह है, इसमें कई सारी कहानियां शामिल है। जैसे आपने पढ़ा होगा छाहर, तो छाहर एक कहानी नहीं है, छाहर एक कहानी संग्रह है, यानी इसमें टोटल 10 कहानी इसमें पढ़ना है ना। इसमें टोटल 10 कहानी पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से पहला जैसे कहानी था छाहर, दूसरा और भी इस तरह से करके था, दूसरा था ये बोनेक लोर था, तीसरा था हमें कैसे जियब। इस तरह से जो वो अलग अलग कहानी आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो याद रखेंगे, कहानी संग्रह उसको कहते हैं जिसमें कई सारी कहानियां होता है। इस तरह से अगला सवाल है कि कविता पुराण ककर लिखल कविता संग्रह लागे। तो कविता पुराण एक प्रकार का यह कविता संग्रह है, और यह लिखा गया है डॉक्टर ए के झा के द्वारा। डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम है अजीत कुमार झा, ये भी आपको याद रखने हैं। बंसीलाल बंसी जी लिखल कहानी का नाम बतावा। तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया जो कहानी है, यह काफ़ी चर्चित कहानी है, और इसका नाम है चासा। तो चासा कहानी यह भी आपको पढ़ना है, और उत्पाद सिपाही में यह भी सिलेबस आपको दे रखा है। अगला सवाल है कि उड़ीस महात्म के लिखवैया के हकत। तो उड़ीस महात्म की अगर बात करें तो इसको जो लिखा गया है वो महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। सोंध माटी किताबें कहानी लागे। तो सोंध माटी कहानी के अगर बात करें, जैसे चासा, धर्म करम, तो ये दोनों जो है ये तो आपको दे रखा है खोटा गद्य पद्य संग्रह में, ठीक है। ये तो दोनों होगा नहीं। और दू डायर जिरुल फूल जो उत्पाद सिपाही में दे रखा है उसमें दिया है। सोंध माटी अगर बात करें, बाकी का डाइन इसमें ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दू पहला जोंड्रा।
दो पहला जोड़ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सोंध माटी किताब में छपा हुआ है। सोंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार की रचना है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह है। इसमें टोटल अगर बात करें सोंध माटी में, तो सोंध माटी में टोटल 10 कहानी इसमें से दे रखा है। ठीक है, तो याद रखना है। डाह नाटक के लेखक की लागत, तो डाह नाटक के लेखक आप सभी को पता होगा सुकुमार इनका पूरा नाम है, सॉरी पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम अगर बात करें तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ठीक ना, पूरा नाम अगर देखा जाए तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ठीक ना, तो यहाँ सुरेश से ले लिया सु और कुमार से ले लिया पूरा कु, तो यहाँ से हो गया सु और कुमार, तो सुकुमार। इस तरह से इसका नाम, इनका जो नाम पड़ा है वो सुकुमार पड़ा है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। यहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म में इनको सुकुमार बोला जाता है। पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। विवेक और शेखर कौन नाटक कर पात्र लागत, तो विवेक और शेखर अगर बात करें कि यह दोनों जो वो किस नाटक के पात्र हैं, तो यह है डाह नाटक के पात्र, जो कि लिखा गया है सुकुमार के द्वारा। चाबी काठी नाटक अगर लिखल है, तो चाबी काठी नाटक अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है शिवनाथ परमानी के श्रीनिवास पांडे के द्वारा। श्रीनिवास पांडे की यह प्रमुख कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चर्चित नाटक के रूप में जाना जाता है। चाबी काठी नाटक एक मुख्य पात्र या नायक के लगे, तो यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि इसके मुख्य पात्र जो है वो शंभू है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। श्रीनिवास पांडे लिखल नाटक किताब है, तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखल किताब या नाटक जो है किताब है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा चाबी काठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बोरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण कर लिखल लागत, तो इस संस्मरण का अगर पूछा जाए कि इस यात्रा संस्मरण का लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शांति भारत। शांति भारत ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ए.के. झा लिखल शब्द चित्र या शब्द फोटो की लागे, तो पुटी और पालू जो है वो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ यह शब्द चित्र है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि धर्म कर्म ककर लिखल कहानी लागे, तो दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा हुआ यह कहानी है, जो कि धर्म कर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो लिखल यात्रा वृतांत है, यह किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा यह लिखा गया है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। चतुर्भुज साहू ककरा लेके दार्जिलिंग के यात्रा करल है, तो कॉलेजक जो विद्यार्थी था उन सभी को लेकर के वो गए थे। आज एकाय खोरठा ककर लिखल कविता है, तो आज एकाय खोरठा यह जो लिखा गया वह किसके कविता लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ए.के. झा। हमनी सब एक कविता कवि लागत, तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा यह लिखा हुआ कविता है जिसमें बोला गया है हमनी सब एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगू करब आपन देश गीत के लिखलत, तो आगू करब आपन देश यह जो लिखा गया वह सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि शिवनाथ परमानी जी की लिखल कविता लागे, तो शिवनाथ परमानी जी की लिखल कविता कौन लगे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानुष आर मेढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमानी जी की लिखल कविता लागे। ढेसा ढेसी छोड़ इस कविता के कवि लागत, तो ढेसा ढेसी छोड़ यह कविता को जो लिखा गया है वह पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान कविता के लिखल है, तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं कि कविता है, और इसके जो बारे में कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसका सही आंसर होगा महेश गोलवार के द्वारा ही लिखा गया है जय जवान जय किसान कविता। सिर्फ अगर किसान आपसे पूछे तो याद रखेंगे सिर्फ किसान जो है वो अलग है, आपको यहाँ पे ये दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। किसान सिर्फ जो है वो ये अलग है और जय जवान जय किसान अलग कविता है, ये दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कखन हतक भोर इस कविता के लिखलत, तो कखन हतक भोर इस कविता को जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। एखनिक जिनगानी कविता कवि है, तो एखनिक जिनगानी इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार महतो के द्वारा। चासा कविता कौन कवि लिख ले है, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया यह कविता है चासा। और चासा अगर पूछा जाए कि किस तरह का विधा है, तो यह एक कविता है, यह भी आपको ध्यान में रखने हैं। पींद के बेलबट्टम नूनू बेंग नियर फैल गेल, तो यह भी काफ़ी अच्छा है। यह कविता कविता का एक पंक्ति लिया गया है कि पींद के बेलबट्टम नूनू बेंग नियर फैल गेल, तो यह कविता जो इसकी किस कविता का यह पंक्ति है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ढड़नच या नाम से भी आप कह सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि ढड़नच मत कर पींद के बेलबट्टम नूनू बेंग नियर फैल गेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ढड़नच। सोचा उपाय कविता कवि नाम बतावा, तो सोचा उपाय यह जो ये लिखा गया है वह दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया कविता है। रूसल भोला कविता के लिखल है,
तो रुसल पुटूस यहाँ पे नहीं है, रुसल भोला है ना, वो अलग चीज़ है। तो रुसल भोला यह कविता को जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है रुसल भोला। सुन रे मानुष कविता कवि लागत, तो सुन रे मानुष इस कविता को जो लिखा गया है वह लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है राज। उसी प्रकार से प्रदीप कुमार दीपक, तो इनका उपनाम है दीपक। तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है। ओद दीदा कहानी के लेखक हत, तो ओद दीदा कहानी जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार के द्वारा। प्रोफेसर विनोद कुमार मूल रूपे कौन विधाक साहित्यकार हकत, तो इनके द्वारा लिखा ये कहानी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं और निबंध भी लिखते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बखरी कविता के लिखवैया के लागत, तो बखरी कविता के लिखवैया के लागत, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत यायावर। भारत यायावर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महुआ भानिता कविता के लिख लिखत, तो महुआ भनिता यह जो कविता लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा अतुल कुमार मुखर्जी के द्वारा। एक पारिक नो झोरा कविता कवि के लागत, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भुवनेश्वर साहू। छीन लेलक सोनक थारी और कखन होतक भोर, यह कविता जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। छीन लेलक सोनक थारी और कखन होतक भोर, ये दोनों कविता है जिसको लिखा है प्रदीप कुमार दीपक ने। दीपक इनका उपनाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि ए.के. झा का पूरा नाम क्या है, तो अजीत कुमार झा है, हम पहले बात कर चुके हैं। बी.एन. ओधारकर पूरा नाम बतावा, तो भोगनाथ ओधार इनका पूरा नाम है। ए.के. झा जी का जन्म कहिया और कहाँ भेल रहे, तो ए.के. झा जी का जन्म कहिया और कहाँ भेल रहे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 जून 1939 को चंडीपुर कस्मार में। आपको बताना है कि चंडीपुर कस्मार झारखंड के किस जिले में है, ये आपको बताना है कि यह किस जिले में है। वो जिला का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ए.के. झा जन्म जो चंडीपुर कस्मार में हुआ है तो यह किस जिले में स्थित है, और ये आपको कमेंट करके बताना है। श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कहाँ और कहिया भेल रहे, तो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में तो आप सभी को लगभग पता होगा कि 25 दिसंबर 1920 को बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म होता है। इसी कारणवश इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हर वर्ष 25 दिसंबर को जो वो खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं पे आपको 24 दिसंबर भी मिलता है, लेकिन याद रखेंगे 25 दिसंबर इसका जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। खोटा दिवस कहिया मनवल जाए, तो खोटा दिवस जो है वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 25 दिसंबर को खोटा दिवस ककर यादें मनावल जाए, तो श्रीनिवास पांडे जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में जो है वो मनावल जाए। खोटा भाषा सबले पहिल पत्रिका की है, तो खोटा भाषा की सबसे पहला पत्रिका के अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मातृभाषा। मातृभाषा पत्रिका जो है वो खोटा भाषा की सबसे पहली पत्रिका है। खोटा पत्रिका मातृभाषा के संपादन के करल हला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। तितकी पाक्षिक पत्रिका के पहिल संपादक के हलत, तो तितकी पत्रिका के पहिल संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। आकाश खूंटी जी पूरा नाम लागन, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इनका पूरा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पीसी दास के लिखल कविता लागन, तो पीसी दास इनका प्रहलाद चंद्र दास इनका पूरा नाम है। पीसी दास, ये कई बार पूछा जाता है कि पीसी दास का पूरा नाम क्या है, तो प्रहलाद चंद्र दास इनका पूरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा लिखा गया कौन सा कविता है, तो यह कविता का नाम है जीवे जदि सैदेश। जीवे जदि सैदेश, तो इसका सही नाम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेख भिखारी जी का जन्म कहाँ भेल हलन, तो खुदिया लोटवा गांव आप सभी को पता होगा कि इनका जन्म जो होता है वो खुदिया लोटवा गांव जो है वो रांची में इनका जन्म होता है। रांची जिले में खुदिया लोटवा गांव एक है, वहीं पे इनका जन्म होता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। उलिहाटू अगर बात करें तो उलिहाटू जो है यह जन्म होता है बिरसा मुंडा जी का, जन्म जो कि खूंटी जिले में स्थित है। खटंगा अगर बात करें तो खटंगा में जन्म होता है टिकैत उमराव सिंह का, ये आपको ध्यान रखने। आगे चलते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं। पारसनाथ महतो कौन महान शहीद जीवनी लिखल है, तो पारसनाथ महतो के द्वारा कौन सी जीवनी जो है वो लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा शेख भिखारी। शेख भिखारी जी का जीवनी जो लिखा गया वो पारसनाथ महतो के द्वारा ही लिखा गया है। शेख भिखारी ककर खिलाफ आंदोलन ककर हलल, तो शेख भिखारी जो है वो अंग्रेजवन के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन जो है किया था। धर्म करम कहनी
में ककर बापेक श्राद्ध भोज देखवे ले गेल है। तो धर्म कर्म कहानी की अगर बात करें, इसमें श्राद्ध भोज किसके बारे में दिखाया गया, तो अघनु के बाप सोमर महतो के कर्म के वास्ते गांव के लोग जो है वो वहाँ पे क्या कि जोर दिखाते हैं और थोड़ा सा बोलता है कि थोड़ा समृद्ध तरीके से यानी ढंग से जो वो भोज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो जोर डालता है अघनु को। माझो कहानी में माझो के की टूट गेल रहे, तो माझो कहानी में ओकर उंगली जो है, ओकर उंगली जो है वो टूट जाता है, हाथ के अंगूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शहरे पढ़ल रवि के ओकर माय बाप कहाँ जाले मना करवलथिन। तो शहरे पढ़ल रवि के ओकर माय बाप जो है वो कहाँ जाले मना करवलथिन। तो इसका सही आंसर होगा अपन पुरखौती गांव, यानी जो अपना पुरखौती गांव था वहां पे जाने के लिए उसके माता पिता मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कसम खाई थी कि हम अपना जो वो अपन गांव या पुरखौती जो गांव है वहां पे हम जरूर जाएंगे। जौ बेटा मकिन घूर आवे ले जाओ, ई बतिया रवि के कहल रहे। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रवि आजी। रवि के आजी यह बात बोलता है कि जाओ बेटा मकिन घूर के आवेल जाओ, यानी नहीं बोलते कि जब घर से आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक ही आशीर्वाद देते हैं, सबसे पहला आशीर्वाद देते हैं कि जाओ लेकिन जल्दी ही घूम के आना। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार का यह भी एक कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उनका आशीर्वाद होता है, जो कि कामना करते हैं कि जल्दी जहाँ पे जाएं वो सुरक्षित वापस फिर घर में वापस जरूर आएँ। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या है कि रवि की छुई के आपन गामे सेवा करे क्रिया खा है। तो रवि की छुई करके आपन गामे सेवा करे क्रिया खा है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी पानी। नदी पानी को जिस तरह से एक बार होता है कि इस चीज़ को जल में हाथ में लेकर के और एक संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से यह भी संकल्प लेता है कि पहले तो यह शहर से पढ़ के आता है, लेकिन बाद में वो क्या है कि अपने गांव की सेवा करना चाहता है, परंतु उसके माता पिता जो वहाँ पे जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वह भी कसम खाता है और नदी का जो जल है वह लेकर के संकल्प करता है कि हम अपने गांव की सेवा जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का सी आंसर हो जाएगा नदी पानी। सौंध माटिक टाप कहानी के हीरो के लगे। तो सौंध माटिक टाप इस कहानी का जो हीरो है वो है रवि। जिंदगी भेऊ कविता के लिखलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परितोष कुमार प्रजापति। बेरा रहती बारा बाती, यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, यानी इसके कवि कौन है। तो बेरा रहती बारा बाती, यह बात जो वो किया गया है परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा इस कविता में लिखा गया है। कविता पुराण किताब के लिखवैया के हत। तो कविता पुराण अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया है, डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है कविता पुराण। यह एक कविता संग्रह है। चंदा मामक डाक कविता के लिखल है। चंदा मामक डाक यह जो कविता लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह ए के झा के द्वारा लिखा गया है। चंदा मामा बेचनाय कौन किताबें कविता लागे। तो यह कविता जो लिखा गया है वह कविता किसमें मिलता है, तो यह मिलता है कविता पुराण में। बनबो बेटा छुआ कविता कौन किताबें आयल है। तो बनबो बेटा छुआ यह कविता जो है वो कौन किताब में आयल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कविता पुराण। कविता पुराण जो है वो ए के झा के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है, जिसमें चंदा मामा डाक, चंदा मामा बेचनाय और बनबो बेटा छुआ ये सभी जो वो कविता इसमें शामिल है। उसी प्रकार से अगला है कि छुआ बोली में लिखल कविता संग्रह के नाम की है। तो छुआ बोली में लिखल कविता संग्रह जो नाम है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कविता पुराण। कविता पुराण में जो बोली बोला गया वो छुआ बोली, यानी जो एक बच्चा जिस तरह से बोलता है थोड़ा सा तुतला करके, उस तरह का आवाज़ जिसमें बात किया गया है, तो उसी प्रकार से लिखा गया कविता है और यह कविता एक कविताओं का संग्रह है, कविता पुराण। हमर सोना हमर हीरा हमर सुगा पढ़े गेल सुनगे खगिया सुनगे इस तरह से आपने एक पंक्ति पढ़ा होगा, ऊंच करेजा हमर भेल। तो ये कविता पंगत जो है वो कौन कविता से आयल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी छुआ दुलार। छुआ दुलार इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि खोटा गद्य पद संग्रह में जो पहला कविता पढ़ना है वो छुआ दुलार ही पढ़ना है। छुआ दुलार ही यह कविता संग्रह आपको पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। छुनु मुन नुनी हामर, छुनु मुनु नुनी हामर कविता ककर लिखल लागे। तो यह कविता जो लिखा गया है वह लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। अगला सवाल है पिंद के बेलबट्टम नुनु बेंग नियर फूल गेल। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है कि बेंग नियर फूल गेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था इसके बारे में, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बोर बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल लेख लागे। तो यह एक जीवनी है, बिरसा मुंडा जी के ऊपर जीवनी लिखा गया है। और यह लिखा किसके द्वारा है? तो यह लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ए.के. झा। ए.के. झा बिरसा भगवान ना कही के की कहल रहत। तो इन्होंने जो है इनको भगवान न करके महामानव की संज्ञा दी है, तो इनको महामानव कहा है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। आगे बात करें तो अगला सवाल है कि जीवें ज्योति सै देश कविता में पीसी दास जी कौन देश एक बखान करल है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड के। किसान कविता के लिखल है। तो किसान कविता की अगर बात करें कि यह कविता जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। श्रीनिवास पांडे कौन कविता के किसाने परोसाएं तारीफ कर लिए, तो इसका किसान हो जाएगा। यानी किसान कविता में जो है वो किसान की तारीफ जो वो की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें लागो चासा बेटा हमहू करब चास कौन कविता और कविता कवि के पंक्ति लागे। तो यानी यह बात जो बोला गया है, हमें लागू चासा का बेटा, यानी कहने का अर्थ है कि हम हैं किसान का बेटा। चासा का अर्थ यहाँ पे किसान होता है, तो हम लागू चासा का बेटा यानी किसान के बेटा, हमहू करब चास यानी हमहू करब खेती यानी कृषि। तो यह बात जो बोला गया वो चासा कविता में बोला गया और इसको लिखा है शांति भारत के द्वारा। तो शांति भारत के द्वारा ये इसके कवि हैं और इस कविता को बोला गया है चासा कविता में। राजनीतिक वैसाखी कविता के लिखल लागत। तो राजनीतिक वैसाखी यह बात जो है, यह कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आकाश खूंटी इनका उपनाम है। अगला सवाल है कि घूस कविता कवि लागत। तो घूस कविता जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गजाधर महतो प्रभाकर। पंचम महतो दिवाकर इनका उपनाम है। और याद रखेंगे लीलाधर महतो के उपनाम है गुनाकर, गजाधर महतो का उपनाम है प्रभाकर। तो ये तीनों सवाल थोड़ा सा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, ये आपको याद में रखना है, यहाँ से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। घूस कविता कौन बजे रीते के ऊपर फिंगाठी करल गेल है। तो इसमें घूस और भ्रष्टाचार के ऊपर जो वो व्यंग्य किया गया है। डाह नाटके लेख सुकुमार कौन मानुषाली बेजाएं वृत्ति के कुंती जाग संदेश देल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डाह या ईर्ष्या। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक कौन भाव है या भूई है लिखल गेल है। तो चाबी काठी नाटक जो वो मुख्य रूप से औद्योगिकरण और विस्थापन के ऊपर जाकि जिसके कारण से उससे पैदा होने वाले समस्या के ऊपर यह बात किया गया है। तो चाबी काठी नाटक जो मुख्य उद्देश्य लिखा गया है लिखने का या जिस आधार पर लिखा गया है वो है औद्योगिकरण और विस्थापन के से जो भी यहाँ के लोगों के लिए पैदा हुआ है समस्या, उसी के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है। उबार एकर मैधे की लागे। तो उबार आप सभी को पता है कि यह एक कहानी संग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेख भिखारी पाठ की लागे। तो शेख भिखारी आप सभी को पता है कि यह एक जीवनी है जिसको लिखा है पारसनाथ महतो के द्वारा। तो यह एक जीवनी है जो कि काफी चर्चित जीवनी माना जाता है। एकर मैधे कौन पाठ संस्मरण लागे। तो पाठ संस्मरण संस्मरण की बात करें तो बुरवा अड्डा अखैबोर या शांति भारत के द्वारा लिखा गया ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित संस्मरण माना जाता है। जबकि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो है यह क्या है, तो यह एक यात्रा वृतांत है। सोंध माटिक टाप यह एक कहानी है और मांझो यह दोनों जो वो कहानी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने। जंगली उपनाम से कौन खोटा लेखक कर गए। तो जंगली जो वो गोविंद महतो जंगली इनका पूरा नाम है। तो गोविंद महतो जंगली को जंगली उपनाम से जाना जाता है। झारपात उपनाम से कौन खोटा साहित्यकार के राखल रहत। तो झारपात जो वो झारखंड डॉक्टर ए.के. झा को झारपात के उपनाम से जाना जाता है। सुकुमार जी पूरा नाम की लगे तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सुरेश कुमार विश्वकर्मा के नाम से सुकुमार जी पूरा नाम लगे। प्रदीप कुमार कर उपनाम की लगे तो प्रदीप कुमार दीपक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि पीसी दास कर पूरा नाम की लागे। तो प्रहलाद चंद्र दास, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। प्रहलाद चंद्र दास इनका पूरा नाम है। खोटा साहित्यकार बंसीलाल कर उपनाम लागे तो बंसीलाल बंसी इनका पूरा नाम है। शिवनाथ परमानी कौन गांव में जन्मल हला। तो अगर बात करें शिवनाथ परमानी तो यह जो है वो बैदमारा गांव में जन्म इनका हुआ था। परमानिक उपनाम में खोटा साहित्यकार कर पूरा नाम की लागे तो शिवनाथ परमानिक इनका पूरा नाम है। दिनमणि उपनाम से कौन खोटा साहित्यकार जाना जाए तो दिनेश कुमार दिनमणि इनका पूरा नाम है। संतोष कुमार महतो कौन खोटा कविता संग्रह संपादक लागत। तो इन्होंने एक पथिया डोंगल महुआ जैसी प्रमुख कविता संग्रह जो इनकी रचना या इनके संपादक माने जाते हैं संतोष कुमार महतो। तो एक पथिया डोंगल महुआ। वहीं बात करें सोंध माटी तो यह विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है।
आंखिक गीत, ये आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि यह श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया आंखिक गीत, यह जो है वो कविता संग्रह है, इसमें कविता है। और सोंध माटिक में कई गो कहानी शामिल है, तो सोंध माटी में 10 गो कहानी शामिल है। अगला बात करते हैं, अगला सवाल है कि सोंध माटी किताबें कई गो कविता आयल है। तो इसमें कविता की अगर बात करें तो 31 कविता है और 10 कहानी है, ये दोनों ध्यान रखना है। फरिश डहर कहानी संग्रह एक मध्य कौन कहानी शामिल है? तो फरिश डहर में अगर बात करें तो इसमें जो शामिल है कहानी वो है दीदी जी, क्योंकि मांझो और चासा ये दोनों तो खोटा गद्य पद्य साहित्य में सोंध माटिक टाव, ये तीनों जो है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह में शामिल कहानी है। तो एक बचता है दीदी जी, यह लिखा हुआ है फरिश डहर में। दीदी जी कहानी है, दीदी जी का असल नाम की हल है। तो दीदी जी जो असल नाम था वो क्या था? तो फूलमणि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायन कहानी ककर लिखल लागे, तो डायन कहानी जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है पंचम महतो के द्वारा। चटिया कौन किताबें कहानी है? तो चटिया जो है वो किस कहानी का है? तो फरिश डहर की कहानी है। सोंध माटी किताबें कहानी है, तो सोंध माटी कहानी की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मलकी बहू। जबकि चासा और मांझो यह दोनों जो है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह कहानी से लिया गया है। डायन अलग कहानी संग्रह से लिया गया है जो कि फरिश डहर में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलकी बहू जो वो सोंध माटी किताब की कहानी है। सुकुमार जी के लिखल नाटक कर नाम की लगे, तो डाह नाटक जो वो लिखा गया है, जबकि चाबी काठी श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। डाह शब्द एक सही अर्थ किया हुआ तो ईर्ष्या या तो फिर ईर्ष्या करना। सुकुमार मुख्य रूप की लागत, तो यह नाटककार, गीतकार और गायक ये तीनों के उपनाम से जाने जाते हैं। ये नाटककार भी हैं, गीतकार भी है और गायक भी है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गीतकार, गायक, नाटककार सुकुमार जी कहाँ जन्म भेल हलन? तो अगर बात करें कि सुकुमार जी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी भेंडरा गांव बोकारो। कई बार पूछा जाता है कि भेंडरा गांव जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह बोकारो जिले में स्थित है। इस तरह के सवाल भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। वहीं बरवा अड्डा अगर धनबाद की बात करें तो यह श्रीनिवास पांडे जी का जन्म जो है यहाँ पे होता है। बैदमारा भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ठीक ना, परमाणिक जी का जन्म होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखने। जग्गा कौन नाटक खलपात्र लागे, तो जग्गा जो वो किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डाह नाटक में प्रमुख पात्र है। शंभू कौन नाटक एक मुख्य पात्र लागे, तो चाबी काठी नाटक में शंभू जो वो मुख्य पात्र है। सवाल इस तरह से घुमा के भी पूछा जाता है कि चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्र के लागे, तो इसका सही आंसर होता शंभू। तो क्वेश्चन जो वो घुमा फिरा के किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। खोटा भाषा बोलवैया संख्या कते दांजल गेल है, तो लगभग 1.25 से 150 करोड़ से अधिक लोग जो वो खोटा झारखंड में बोले जाने वाले भाषा है। खोटा झारखंड में कितना जिला बोला जाए, तो लगभग 16 जिला में खोटा जो वो बोला जाता है। झारखंड के अलावे इनके जो भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे भी खोटा जो वो बोला जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत खोटा जो वो बोला जाता है। वहीं अगर बात करें कि देश में, तो बांग्लादेश, मॉरिशस जैसे जो वो देश में भी खोटा जो है वो कुछ कुछ लोगों में बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखने हैं। खोटा भाषा झारखंड में कितना बोर्ड क्षेत्रीय पसरल है, तो लगभग अगर एक एवरेज देखा जाए तो यह कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है। लेकिन एक एवरेज देखा जाए, औसत देखा जाए तो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में जो वो खोटा भाषा जो वो बोला जाता है। सिखरिया खोटा कौन क्षेत्र में बोला जाए, तो सिखरिया खोटा अगर बात करें, सिखरिया खोटा तो यह किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो चास और चंदन कियारी क्षेत्र में बोला जाने वाला है सिखरिया। इसको खाइस पेलिया के नाम से भी जाना जाता है। गोलवारी खोटा क्षेत्र छांटा, तो गोलवारी अगर बात करें कि गोलवारी जो है वो किस क्षेत्र में बोला जाने वाला खोटा का प्रमुख क्षेत्रीय कह सकते हैं कि जो बांटा गया क्षेत्रीय आधार पर, खोटा को 6 क्षेत्रीय आधार पर बांटा गया है। सिखरिया, गोलवारी, ठीक है, इसको खास पेलिया कहा जाता है ना। और भी इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं, जैसे संथाल परगनिया हो गया जिसको छीका छीकी खोटा कहा जाता है, फिर पार नदिया है। तो इस प्रकार से भी कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। खोटा केंद्रीय, तो इसका सही आंसर गोलवारी वाला क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोला पेटरवार। गोला पेटरवार क्षेत्र में बोला जाने वाला खोटा का क्षेत्रीय भाषा है, जो कि इसको गोलवारी बोला जाता है। खोटा केंद्रीय क्षेत्र चाहे खोटा गाढ़ी क्षेत्र ककरा मानल गेल है, तो यह माना गया है, यह जो क्षेत्र माना गया है वो किस क्षेत्र को माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पेटरवार और कसमार। या तो कह सकते हैं कि दामोदर और पारसनाथ क्षेत्र जो होता है, दामोदर से पारसनाथ का क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र को भी जो वो खोटा का केंद्रीय क्षेत्र माना गया है। या तो पेटरवार और कसमार यहाँ पे नाम के अनुसार से भी बोला जा सकता है। धनबाद क्षेत्र
पारंपरिक संपर्क भाषा कीला गए। तो पारंपरिक संपर्क भाषा जो है वो कौन सा है, तो खोरठा इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 का हो जाएगा सी। खोरठा कई गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 ठो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि खोरठा का नाम खरोष्ठी लिपि से धरायल है, ई मत के परचवैया जो है वो कौन है। तो इसका जो आपको पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर ए.के. झा। ए.के. झा इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठा का विकास भारत सबले पूर्ण भाषा प्राकृत से भेल है, ऐसन मत कौन खोरठा विद देल है। तो यह बात किसके द्वारा बोला गया कि खोरठा का विकास जो वो भारत के सबसे पुराना भाषा प्राकृत से हुआ है, यह बात जो वो किसके द्वारा बोला गया है। तो यह बात जो वो अगर बात करें तो यह बात जो वो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा आपका बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार हो जाएगा। ए.के. झा ने तो कहा है कि खरोष्ठी लिपि से इसका विकास हुआ है। खोरठा वर्णमाला में कई गो स्वर वर्ण है। तो खोरठा में अगर बात करें स्वर वर्णों की संख्या तो टोटल हो जाएगा इसमें 8। कौन कौन सा होगा एक बार हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। अ, अमिया आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 आपके जो वो स्वर वर्ण है खोरठा में। तो इस प्रकार से ये 8 का प्रयोग जो वो खोरठा में होता है। वहीं अगर बात करें आय का और औ का, ये दोनों का प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बात करें ऐ के जगह पे तो ऐ अगर लिखा हो तो इसको ऐ और ई लिखा जाता है, ठीक ना, ऐ। जबकि औ को अगर बोले तो इसके जगह पे लिखा जाता है अ और ओ। जैसे ऐनक, तो ऐनक में यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, औरत तो औरत इस तरह से लिखा जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना है। औरत यहाँ पे इस तरह ना लिख करके इस तरह से लिखा जाएगा, ऐनक में इस तरह ना लिख करके इस तरह से लिखा जाता है। ये दोनों ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि खोरठा में व्यंजन ध्वनि के का संख्या कितना है। तो खोरठा में व्यंजन ध्वनि की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कुल कितने हैं, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो कई जगह पे अलग अलग, थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग मत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुल अगर संख्या बोला जाए, कुल ध्वनि बोला जाए, तो कई जगह पे आपको 35 मिलते हैं, कुछ जगह पे आपको जो वो 37 मिलता है, ठीक ना। कुछ जगह पे आपको 35 मिलता है, कुछ जगह पे आपको 37 मिलता है। तो याद रखेंगे 8 स्वर होता है और 29 जो है वो आपके कितने व्यंजन होते हैं। तो टोटल 37 होता है। कहीं कहीं पे आपको 35 भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें भी अगर ह्रस्व स्वर की बोले तो एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर इसमें से कितना है। जैसे अ, अमिया आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व अ ए, ह्रस्व स्वर कितना है, तो ह्रस्व स्वर जो है वो 3 है, 1, 2 और एक ये, सॉरी एक ये 3 इसमें जो वो ह्रस्व स्वर है। बाकी का दीर्घ स्वर है 5, ठीक ना। दीर्घ स्वर 5 है और ह्रस्व स्वर 3 है। टोटल स्वर कितना है, तो 8 है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। खोरठा में देवनागरी वर्णमाला कौन कौन स्वर वर्ण के छाड़ल गेल है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देवनागरी वर्णमाला को जो है वो छोड़ा गया है। तो री, ए और औ, माफ कीजिएगा डी हो जाएगा, इसमें सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। री, ए और औ, ये तीनों को जो इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक नाम हमने लिखा ऋतु, तो ऋतु इस तरह से नहीं लिखा करके ऋतु को हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक ना, इस प्रकार लिखेंगे। उसी प्रकार से एक नाम अगर बोले कि ऋण, तो ऋण इस प्रकार से ना लिख करके ऋण हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, क्योंकि मूर्धन्य ना का भी प्रयोग नहीं होता है, इस दंत ना का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। जबकि ए और औ का प्रयोग हम पहले बात कर चुके हैं। देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि कर खोरठ है व्यवहार नख है। तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनि का जो खोरठा में व्यवहार नहीं किया जाता है। तो तालव्य स का, तालव्य स का प्रयोग जो खोरठा में व्यवहार नहीं किया जाता है। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार खोरठा नाय करल जाए। तो इनमें से आपको याद रखना कि मूर्धन्य न और मूर्धन्य श, ये दोनों का प्रयोग जो खोरठा में नहीं किया जाता है। खोरठा में सिर्फ एक स का प्रयोग होता है, ना ही तालव्य स का, ना ही मूर्धन्य श का, सिर्फ धन श का इसका प्रयोग जो है खोरठा में किया जाता है। अगला सवाल है कि अलंकार के मुख्य भेद कई गो है। तो अलंकार के मुख्य भेद कई गो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 शब्दालंकार, अर्थालंकार या आर उभय अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार के मुख्य भेद कई गो है, तो 3 गो हो जाएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। बोनेक बांदर बारो बेगत, बोनेक बांदर बेरो बागत, 14 चूल्हा चेठा, ई कविता पांतर कौन अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक सूर्य यानी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा।
सैया चला ना हो बोने पाको लय सैया कोयर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैया चला ना हो बोने पाको लय सैया कोयर, हिया सैया शब्दे कौन अलंकार बनो है। तो इसमें से अगर पूछा जाए अलंकार तो यहाँ पे हो जाएगा दुमुहिया यानी यमक अलंकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक अलंकार, या इसको दुमुहिया अलंकार भी कहते हैं। उपमा अलंकार को परतेर बोला जाता है, ठीक ना, इस तरह से आपको याद रखना है। एक सूर्य अलंकार यानी अनुप्रास अलंकार को एक सूर्य बोलेंगे। तो इसमें से कौन कौन अलंकार एक भेद हक है। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि यह किस अलंकार के भेद हैं, तो इसका सही आंसर होगा शब्दा अलंकार के। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। शब्द अलंकार या शब्द अलंकार कर सही परिचय छांटा। तो इसका जो सही परिचय होगा, जहाँ कविता में शब्द के दाराएं अलंकार बनावल जाए ओकरे कहल जाए शब्द अलंकार या शब्द अलंकार। अगला सवाल है कि गोंठ शब्द की माना हव है। तो गोंठ शब्द के की माने हव है। तो गोंठ का अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक होता है गरु छगरी समूह और 4 भागे 3 भाग, तो इसको भी गोंठ कहा जाता है। जैसे गोंठ पहला, गोंठ सेराही, इस तरह से बोलते हैं ना कि गोंठ सेराही, गोंठ पहला। तो 4 भाग में अगर 3 भाग हम दे दें, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 1 kg में 750 ग्राम अगर दे दें, तो जैसे होता है ना कि 250 ग्राम का 4 भाग है, तो यहाँ पे अगर 3 भाग अगर हम दे दिया जाए, यानी 750 भाग अगर देख लिया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं गोंठ, है ना, यानी 4 भाग में 3 भाग। और एक गोठ होता है जहाँ पे सामूहिक रूप से जो जमा होता है, गरु छगड़ी हो गया, आदमी का हो गया, तो उसी को गोठ भी बोला जाता है। सुकरात खेते गरु हेलल है, एकर में हेलल शब्द की लागे। तो यहाँ पे अगर हेलल की बात करें तो यह जो वो क्रियापद है। जे हार जोते ओकरा कहल जाए, जो हार जोता है ओकरा की कहल जाए, तो उसको बोला जाता है हरवाहा। जबकि जो धान रोपती है उसको रोपनी। महतो कर स्त्रीलिंग रूप की है, तो महत्वायन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महत्वायन। सूखे क्रिया से बनल विशेषण लागे। तो सूखे क्रिया से बनल विशेषण लागे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सूखल। हरियर विशेषण से क्रिया बनल है, तो हरियर से जो बना है विशेषण, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हरियाय। गिदर जातवाचक संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा की हते। तो गिदर से गिदराली हो जाएगा, ठीक ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिदराली। तो इसका ऑप्शन सही बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गोंठ कौन संज्ञा लागे। तो गोंठ अगर बात करें तो यह समूहवाचक संज्ञा को ही गोंठवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जोखा शब्द एक माने नापेक हवा है, दोसर माने की हुए। तो जोखा का एक अर्थ होता है नापना और दूसरा अर्थ होता है एक अवसर या बेस मौका, ठीक ना, कि ऐसा जोखा लगलो कि वो अपन काम करके निकल गलो। तो एक, या तो फिर एक होता है कि ऐसा जोखा लगलो कि चल ओकर साथे साथ काम ई भी निपट गलो, यानी कह सकते हैं कि एक अवसर या एक मौका बोला जाता है, ठीक ना, उसको जोखा बोलते हैं। और एक जोखा मतलब नापा जोखा, तो उसको नापना होता है। वो हमरा कहल वाक्य सामान्य भविष्य काल एक रूप की हते। तो वो हमरा कहल, इसका अगर सामान्य भविष्य काल अगर आपको चेंज करना हो तो क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वो हमरा कहत, ठीक ना। ये कहत यानी कहने की बात है, ये कहा नहीं है, तो भविष्य काल की बात की जा रही है। हलवा हरान हवा, मुहावरा का सही अर्थ लिखा। तो हलवा हरान हवा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ढेरे परेशान हवा। तो हलवा हरान हवा, इसका सही आंसर होगा ढेरे परेशान हवा। सौंध माटिक टाप कहानी कौन किताबें शामिल है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा खोठा गद्य पद संग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोके सातु सानेक, मुहावरा का सही अर्थ है। तो थोके सातु सानेक, इसका सही अर्थ होता है यानी जरूरत से ढेरे कम खर्च करे। नहीं बोलते कि वो तो शादी में तिलक ले लो बेटा के, लेकिन थूके सतुआ सान दिया, यानी तिलक ले लिया और पैसा बचा लिया, खर्चा नहीं किया, मतलब थूके सतुआ सान दिया, जितना जरूरत था वो भी खर्च नहीं किया, तो उसी को बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं अगला सवाल कि कार्यक्रम कर सही खोठा शब्द बतावा। तो कार्यक्रम कर सही खोठा अगर बात करें तो इसका सही आंसर होता है सरमजाम। सरमजाम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। कड़वा के खोठा की कहल जाए, तो कड़वा को बोला जाता है तीता। दूध देने वाली गाय को क्या बोला जाता है, लगहर। लगहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांति के लिए उपयुक्त ठेठ खोठा शब्द है, तो क्रांति को बोला जाता है हुलुस थूल, जबकि आंदोलन को बोला जाता है उलगुलान। हाय निसार शब्द का हिंदी अर्थ बताएं। तो हाय निसार यानी कह सकते हैं कि निराश होना, है ना, कि वो देख करके हाय निसार हो गए यानी निराश हो गए। घोड़ा शब्द एक बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़वन, तो घोड़वन हो जाएगा। नी उपसर्ग से बनल ठेठ खोठा शब्द बतावा। तो नी उपसर्ग से यहाँ पे खोठा शब्द करके बात करें तो इसका सही आंसर होगा निमोहिया।
लेवनिहार शब्द में कौन प्रत्यय लागल है? तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, जो इसका उपयोग हो जाएगा वो हो जाएगा निहार, यानी लेवु जोड़ निहार लेवनहार, तो ये प्रत्यय हो जाएगा निहार। आनी प्रत्यय से बनल सही शब्द कौन सा होगा? बेमानी, खटानी, कानी या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खटानी। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खट जोड़ आनी खटानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि क्रिया ले भाववाचक संज्ञा बने प्रत्यय लागे। तो क्रिया से अगर भाववाचक बनाने के लिए में से कौन सा उदाहरण सही होगा? तो देखेक से देखानी, देखेक से देखानी। छांटे क्रिया ले विशेषण बनल है, तो छांटे के लिए क्रिया विशेषण बनल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छांटल। गलथेथरी करेक मुहावरा का सही अर्थ होते हैं, यानी कह सकते हैं कि कुतर्क करेक, यानी कह सकते हैं कि एक ही बात को बार बार मतलब दोहराने करने का, उसी को बोला जाता है गलथेथरी करेक, तो कुतर्क या कुतर्क करेक। गोबर माटी दिएक आहनक सही अर्थ बतावा। तो गोबर माटी दिएक मतलब क्या होता है? कोनो विवाद के शेष करा। गोबर माटी दिएक यानी कह सकते कि माटी देना, यानी कोई आदमी मर जाता है तो देखते हैं जो जिसको गाड़ा जाता है तो उसमें माटी देना, यानी खत्म कहानी हो गया। तो उस तरह से भी ये होता है। तो गोबर माटी दिएक मतलब कोनो विवाद के शेष करा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वो खाए के सुत गेलै, तो यहाँ पे बाइके खाए के कैसन क्रिया लागे? तो यह क्रिया जो है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उ अनखाए दुष्टे लागे, दुसट लागे। ये बाइके अनखाए की कैसन शब्द लागे? तो यह कह सकते हैं कि वह दुष्ट है, तो दुष्ट उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन अनखाए यानी बहुत ज़्यादा दुष्ट है। ठीक है, अनखाए दुष्ट है, तो इसका जो बता रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रविशेषण। खोठा आदि कवि ककरा कहल गेल है? तो खोठा में अगर बात करें कि आदि कवि किसे बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी को। आज तक खोठा कविता पाठे केउ स्वर दिए नाय पारल हल, हम पहिल बेर स्वस्वर खोठा कविता पाठ सुन लो, ककर कथन लागे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, यानी यह बात जो वो किसके द्वारा बोला गया है कि आज तक खोठा कविता पाठे केउ सुर या स्वर दिए नाय पारल हल, हम पहिल बेर सस्वर खोठा कविता पाठ सुन लो। तो यह ककर कथन है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा यह बोला गया है। तितकी 1951 ईस्वी में पहिल संपादक ककरा माना है? तो तितकी पत्रिका के जो पहिल संपादक माना गया वो श्रीनिवास पानुरी को माना गया है। इंजोर आर शहीदान पत्रिका कहाँ से बहरा है? तो इंजोर आर शहीदान जो पत्रिका बहराता है वो बहराता है मधुपुर देवघर से। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2004 ईस्वी से छपल खोठा लोक साहित्य किताब के रचनाकार के लागत। तो खोठा लोक साहित्य इसके रचनाकार जो है वो है शिवनाथ प्रमाणिक। खोठा साहित्य संस्कृति परिषद के मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो अगर बात करें कि खोठा साहित्य संस्कृति परिषद के मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर होगा कांकेबार रामगढ़। तो रामगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोठा साहित्य संस्कृति परिषद का मुख्य जो कार्यालय है, इसके अलावा इसके और भी कई जगह पे बोकारो हो गया, रांची हो गया, और भी कई जगह पे इसके जो वो अलग अलग जगहों पे इसका देखने को मिलता है। दलशाह कौन कवि उपनाम से जानल जाए? तो आप सभी को पता है कि राजा दलेल सिंह जो कि दलशाह के उपनाम से जाना जाता है, यह रामगढ़ के राजा थे और यह कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे प्राचीन कवि के रूप में माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक में खोठा आपन महाप्राण ध्वनि हके। तो आपन महाप्राण यहाँ पे कहने का अर्थ है NH, MH, RH और LH। ये चार ऐसे हैं जो कि खोठा को आपन महाप्राण ध्वनि को माना गया है। जैसे अगर कहीं पे पूछे कि हम हैं तो खैल है, गैल है, तो यहाँ पे आधा ल का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो उसी प्रकार से इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जैसे खैल है तो यहाँ पे ख ई आधा ल और ह, तो खैल है यहाँ पे आधा ल और ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से भी प्रयोग जो वो किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देवनागरी लिपि के मुताबिक खोठा कई गो व्यंजन वर्ण लिखल जा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं पे आपको 29 मिलेगा, कहीं पे आपको 31 मिलेगा। ये दोनों ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दोनों इसको को ध्यान में आपको रखना है। कहीं पे 29 मिलता है, कहीं कहीं आपको 31 मिलता है, क्योंकि 29 और 8 जो है वो 37 होता है। 37 कुल जो माना जाता है। कहीं कहीं पे आपको इसका संख्या जो वो कुछ एक्स्ट्रा माना जाता है। ये भी दोनों चीज़ ध्यान में रखने हैं। थोड़ा सा यह विवाद का कारण है। दरअसल विवाद का कारण इसलिए भी है क्योंकि कई सारे साहित्यकार का मत जो है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग मत जो देखने को मिलता है। ड और ढ, जैसे देखिए हम 37 बोल रहे थे, कुछ 39 मानते हैं। इसका कारण क्या है कि एक ड और एक ढ,
तो ये दोनों को कुछ जो है वो साहित्यकार मानते हैं और कुछ साहित्यकार नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो बोलते हैं 39 है, जो नहीं मानते वो 37 कहते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा बहुत विवाद का कारण जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि ड और ढ के बाद द के यानी छोड़ के खोठा कई गो व्यंजन वर्ण लिखल जाए, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 29। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। ये भी दोनों याद रखना है। खोठा दिवस कहिया मनवल जाए तो 25 दिसंबर को मनवल जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पांडे जी का जन्म होता है। वही उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो वो खोठा दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा के जन्म जो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, तो उन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर जो है वो हर वर्ष झारखंड दिवस या झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे खोठा दिवस जो मनाया जाता है। अगला सवाल है कि बिहान भई गेल अब तो उठ बाबू, एकर में बिहान कैसन शब्द लागे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहान एकर में किस प्रकार का शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संज्ञा। काल बिहान पहर अह, ई बाके बिहान कौन पद हक है। तो यहाँ पे जो बिहान हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषता हो जाएगा। मोटा से मोटाइल शब्द बनल है, तो मोटा से मोटाइल शब्द बनल है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मोटा पहले क्या है, तो मोटा आपका क्या है, विशेषण है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण ले विशेषण, विशेषण से विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोटाइल जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एकर पढ़वैया छौक लक्षण नख है, एकर में पढ़वैया जो है वो कैसन शब्द लागे। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि एकर में पढ़वैया छौक लक्षण नख है, एकर में पढ़वैया जो है वो कैसन शब्द लागे। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। जो जिनका पहला आंसर सही होगा उनका आंसर हम पिन करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ताकि आप सभी को और भी लोगों को उससे फायदा हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत।